बल्दिस्तान के लोग हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं और कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर से इंडिया के साथ मिलना चाह रहे हैं। दुनिया किस तरफ जा रही है इकोनॉमी में और पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है? यही गिलगित बल्तिस्तान जो कि आजकल पाकिस्तान में है, जिसके लोग आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये अगर इंडिया के साथ होता तो मैं तो कहता हूँ ये इंडिया का बहुत एक डेवलप्ड जगह होती। खुदा न खास्ता या खुदा अल्लाह करता कि इस मुल्क में सैलाब ना आते तो आपकी क्या इकोनॉमिक प्लानिंग थी? जीरो। आप क्या बहाना करते? हमें भूख लगती है, हमें खाना नहीं मिलता, हम भूखे भिखारी हो गए हुए हैं। अच्छा था कि बंदा इंडिया के साथ होकर हमें सपोर्ट मिलती, हमें अपना हक मिलता, हक नहीं मिल रहा, तो इस वजह से गलती हो सकती। आम बंदा ही नुकसान उठाता है। गिलगित बल्दिस्तान के लोग जो हैं इस वक्त -10 डिग्री में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर आकर बैठे हैं। कहा जा रहा है कि उनको उनके हकूक नहीं दिए जाते और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान मीडिया की जानिब से उन्हें कवरेज भी नहीं दी जा रही। बस मैं तो इसके बारे में यही कहूँगा कि मतलब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि हमारे मुल्क का यही हिसाब किताब है कि मतलब KPK के हालात भी आप आजकल देख रहे हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान हमारे में कहता हूँ कि टूरिज्म का एक सेंटर है और कहा जा रहा है कि वो लोग इंडिया के साथ दोबारा से मिलना चाह रहे हैं। बस मैं तो कहता हूँ कि मिलना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक बंदे को इधर बागी कैसे बनते हैं, बागी तो इसी तरह बनते हैं कि उनको अब उनका हक नहीं मिलता। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई मंजूर जो है वो एंटी स्टेट है, या कल को अगर दूसरा मंजूर गिलगित बल्तिस्तान में पैदा हुआ तो तब हम क्या करेंगे? तब वो कहेंगे कि यार वो भी एंटी स्टेट है। एंटी स्टेट तो एंटी स्टेट कैसे पैदा होता है? जब किसी बंदे को अपना हक नहीं मिलता तो वो आगे जाके एंटी स्टेट बन जाता है। क्या गिलगित बल्दिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा तस्वुर किया जाता है? या तस्वुर तो बस नक्शे में है, बाकी हम उनको वो डेवलपमेंट्स नहीं दे रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम उनको दे रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसे हैं, मतलब मैं यही कहूँगा हमारे साथ जो इधर यूनिवर्सिटीज़ में जो दोस्त है वो यही कहते हैं कि हमें बिल्कुल 30% मिल रहा है, उसके अलावा 70% में तो यही कहूँगा कि उनको नहीं मिल रहा। अगर गिलगित बल्दिस्तान इंडिया से अलग ना हुआ होता तो जिस तरह इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया मकबूजा कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, इंडिया लद्दाख में डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसी तरह गिलगित बल्दिस्तान में भी डेवलपमेंट होनी थी। मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तानी तो ये बात भूल जाए कि वो इंडिया तक मुस्तकबिल में कभी पहुँच जाएंगे, क्योंकि हमारे मुल्क के इस टाइम जो हालात है, और आप इंडियंस को देख ले तो ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिससे इंडियन हमसे आगे ना हो। आप अगर हर फील्ड में ऐसा फील्ड नहीं है, आप अगर हॉस्पिटलिटी में जाएंगे, टूरिज्म में जाएंगे, उधर अगर आप देख ले तो भाई आपको हर जगह पे इंडियन आगे मिलेगा, पाकिस्तानी बंदा आपको हर जगह में निचले तबके पे ही मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में किसी के साथ इतनी डेवलपमेंट नहीं है। यही गिलगित बल्तिस्तान जो कि आजकल पाकिस्तान में है, जिसके लोग आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये अगर इंडिया के साथ होता तो मैं तो कहता हूँ ये इंडिया का बहुत एक डेवलप्ड जगह होती, जिसमें उन लोगों ने इतनी डेवलपमेंट कर दी होती कि अभी जिस तरह इधर टूरिज़म हमारे साथ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो नेचुरली अल्लाह ताला ने इसको इतना वसन दिया है, नेचुरली एडवेंचरस ये जगह है, इधर एडवेंचर ज़्यादा होने चाहिए। तो हमारे मुल्क में तो इसीलिए ये फॉरेनर्स नहीं आते कि मतलब इधर डेवलपमेंट हम नहीं कर रहे। जब तक हम इधर डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं। और इंडियंस का ये है कि उन्होंने अपनी हर जगह को डेवलप कर रखा है और आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। इस वक्त गिलगित बल्दिस्तान के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा -, डिग्री टेम्परेचर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकल आए हैं और पाकिस्तान मीडिया की जानिब से उन्हें कवरेज भी नहीं दी जा रही। हम कवरेज तो दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे टूरिज्म के हवाले से, बर्फबारी के हवाले से, वहाँ के फेस्टिवल के हवाले से, लेकिन उन लोगों के बारे में कोई मीडिया पर आवाज़ बुलंद नहीं की जा रही। ये हमारी मीडिया थोड़ी सी पाबंद है कि किसी चीज़ की वजह से, उसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं, उसकी वजह से नहीं मिल रही है। इधर एक बंदा मर जाए, पंजाब में एक बंदा मर जाए, उसका सारा मीडिया एयरवाई न्यूज़, जी न्यूज़ सारा उसके ऊपर होता है, लेकिन हमारे उधर हर दिन 10-15 बंदे मरते, किसी ने उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, ना कोई मीडिया उसको लेके आता है। और अभी उधर गिलगित में भी निकले हुए, बाजौड़ में भी आजकल बड़ा हैवी रैली निकली हुई है, लेकिन कोई उसको कवर नहीं कर रही। तो ये उसके ऊपर कोई है कि कंट्रोल कर रहे हैं उनको। लेकिन इंडियन मीडिया की जानिब से उन्हें प्रॉपर कवरेज दी जा रही है, उनके तमाम प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और उनके तमाम मुतालबात भी वो अपने इंडियन मीडिया पर रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पर रहते हुए ना तो पाकिस्तान का हिस्सा समझा जा रहा है और ना ही हमें वसाइल दिए जा रहे हैं। ये हमारी मीडिया को इस पर शर्म आनी चाहिए कि दूसरी मुल्क की मीडिया हमको कवर कर रही है, लेकिन अपनी मीडिया नहीं कर रही है। तो ये हमारी सिंपल बोल दे तो आर्मी को चाहिए कि आर्मी की वजह से सब कुछ हो रहा है। हमारे मंजूर पश्तून साहब जो है उनको भी कोई कवर नहीं कर रहा, उनके लिए हक की आवाज़ उठा रहा है, लेकिन आर्मी की वजह से उन पर पाबंदी है कि उनको कवर ना करे। तो अभी जो गिलगित में इतनी सर्दी में लोग निकले हुए, उनके लिए कोई मीडिया नहीं है, कोई बंदा उधर
1000 के लोग हर दिन निकलते हैं, लेकिन कोई उसको कवर नहीं कर रहा. क्या वजह है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उनके जो वसाइल हैं, उनके हकूक जो हैं, वो क्यों नहीं दिए जा रहे? हमारे गिलगित टूरिज्म के लिए बेस्ट ऑप्शन है पाकिस्तान के लिए. अगर वो टूरिज्म पे उधर काम हो जाए तो गिलगित बहुत खूबसूरत जगह है. टूरिज्म बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन कोई उसको हक नहीं मिल रहा. अपने जो उनके है उनको फिर उसके ऊपर भी उनका हक नहीं है. उनके भी दूसरे लोग उसके ऊपर हक कर रहे हैं ना. इस वजह से आवाम निकली हो कि हमें अपना हक मिल जाए, और नहीं मिल रही. क्या आपको ये लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान ने इंडिया से अलहदा होकर गलती कर दी? हम ये बोलेंगे कि गलती की है. जो आजकल हो रहा है, इससे ये लगता है कि गलती हुई है. ये बड़ी गलती है, क्योंकि इधर तो हमारे जो वज़ीर आज़म में हमारे आर्मी चीफ हो गए, वो हमें सपोर्ट नहीं करे. तो इससे अच्छा था कि बंदा इंडिया के साथ होकर हमें सपोर्ट मिलती, हमें अपना हक मिलता. हक नहीं मिल रहा, तो इस वजह से गलती हो सकती है. कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग एक बार फिर से इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं. आपको इसमें कितनी सदाकत लगती है? इसमें कोई सदाकत नहीं है. गिलगित वाले अभी भी पाकिस्तानी है, फिर भी पाकिस्तानी होंगे, लेकिन है बंदे के दिल में होता है कि यार क्यों मेरे साथ ये जाती हो रही. लेकिन पाकिस्तान तो उसे अपना हिस्सा समझ ही नहीं ना रहा. जिस तरह उसके साथ सलूक किया जा रहा है सुतेलों वाला, पाकिस्तान तो उसको अपना हिस्सा समझ ही नहीं रहा. वहाँ पर आप देखें ना डैम्स हैं, ना वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन की कोई फैसिलिटी है. उधर कोई भी कुछ भी नहीं है, ना एजुकेशन है, ना कोई और डैम वगैरह है. उनका जो टूरिज्म डिपार्टमेंट सब जो मेन है वो उनको नहीं मिल रहा, तो फिर क्या होगा. उधर ना कोई बड़ा होटल है जो टूरिज्म जाके उधर रह सके. इधर आप लाहौर में देखे हर जगह होटल है, बंदा रह सकता है, लेकिन उधर कोई नहीं मिल. हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं अपने इंपोर्ट्स के लिए पे करने के लिए. हम इंपोर्ट्स पे बहुत हेविली रिलाई करते हैं, और हमारे पास एक्सपोर्ट्स नहीं है उनको फाइनेंस करने के लिए. तो जो इस वक्त हमारे रिजर्व्स हैं फॉरेन एक्सचेंज, वो आहिस्ता आहिस्ता इन द लास्ट फ्यू मंथ्स बेसिकली गिरते आए हैं. इस वक्त हमारे पास $5.5 billion इन रिजर्व्स हैं, with which we can only finance about less than 1 month, मतलब 3 weeks of payments. तो हम बेल आउट की इस सिचुएशन में कि हमें बेल आउट की ज़रूरत है. अनफॉर्चुनेटली we've needed that dozens of times in the past. तो मैं पाकिस्तान की प्रॉब्लम को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगी. एक तो इमीडिएट प्रॉब्लम जो है, हमें फौरी तौर पे फॉरेन रिजर्व चाहिए अपनी पेमेंट्स कंप्लीट करने के लिए, और इस सिचुएशन में ना पहुंचने के लिए कि हम अपनी डेट पेमेंट्स ना कर सकें. लेकिन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, क्योंकि हम बार बार इसी सिचुएशन में आ जाते हैं. और जो दूसरी प्रॉब्लम वो मैं उसको थोड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम कहूँगी. उसके लिए हमें थोड़ी बोल्ड डिसीजंस और साउंड सॉर्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है कि हम बार बार ऐसी सिचुएशन में ना पहुंचे जहाँ पे हमारी डेफिसिट्स इतने लार्ज हों. जो कि मैं आपको बताती हूँ, तकरीबन हमारी इम्पोर्ट्स जो हैं 80 बिलियन है, वेराज हमारी एक्सपोर्ट्स जिनकी ग्रोथ बहुत स्लो रही है वो 30 बिलियन के आसपास है. और तो इतना बड़ा गैप हमें फाइनेंस करने के लिए खाली बार बार हम इस सिचुएशन में आते रहेंगे. तो हमें इसको फॉर नाउ हम रिलाई कर रहे हैं मल्टीलैटरल और बायलैटरल सपोर्ट पे, ताकि हम अपनी इमीडिएट पेमेंट्स कर सकें. और एज यू नो सऊदी अरेबिया और कंट्रीज ने हैज गिवन अस सम लीवे, ताकि हमें थोड़ी रूम मिल जाए कि हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकें. लेकिन हमारे ऊपर है, फिर हमारे पॉलिसी मेकर्स के ऊपर है कि हम वो जो थोड़ी सी स्पेस मिलेगी उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और किस तरह से हम लॉन्ग टर्म में इस प्रॉब्लम को अवॉइड करते हैं. दैट्स द हार्डर क्वेश्चन. तो इस वक्त यकीनी तौर पे हम एक अच्छी जगह पे नहीं है. हमें डॉलर को स्टेबल रखने के लिए इंपोर्ट्स कट करने पड़े हैं, जिसका मतलब है कि हमने कर्फ्यूज लगाए हुए हैं बिजनेसेस पे ताकि एनर्जी एक्सपेंडिचर कम हो. हमें इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स को हम रोक रहे हैं. तो बिजनेसेस को अगर कोई चीज़ चाहिए वो इंपोर्ट्स सारे रुके हुए हैं. वी हैव हमारा पोल्ट्री डेफिसिट है, क्योंकि हम फीड इंपोर्ट नहीं कर सक रहे. लाइफ सेविंग सर्जरीज और मेडिसिन नहीं आ सक रही अमिड मतलब ऑल दीज इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस. तो हर किस्म का बंदा सफ़र कर रहा है. और एट द एंड ऑफ द डे जब हम ये पैसे IMF से लेंगे तो हमें कुछ टफ डिसीजंस करनी होंगी. फॉर एग्जांपल, हमें ऑयल और गैस पे सब्सिडीज कम करनी होगी, हमें एनर्जी कंजम्पशन कम करनी होगी, बिकॉज वहाँ हमें वो इंपोर्ट करना पड़ता है. पेट्रोल हमें उसको महंगा करना पड़ेगा, और आपको पता है जब वो महंगाई होती है तो इसमें आम बंदा ही नुकसान उठाता है. तो पेनफुल एज मच एज इट मे साउंड, लेकिन हम उस जगह पे हैं जो कि जिसको मैं पेनफुली डिस्क्राइब करूँगी. लेकिन कुछ इसमें हमारा अपना हाथ है, और कुछ जैसे कि आप डिस्क्राइब करी थी ग्लोबल इकोनॉमी का हाथ है. तो वो सब मिला के हम यहाँ तक पहुँचे.